तो बच्चों आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ बेस थ्योरम। और बच्चों ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये लिंक पर जाके माई प्रेम बडी को ज़रूर से ज़रूर बच्चों सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहाँ पर आप लाइव कोर्सेज कर सकते हैं एंड सून दे विल बी नंबर ऑफ कोर्सेज जहाँ पे आपका जैसे कोई भी चैप्टर आपको लगता है कि आपने कोचिंग में अच्छे से नहीं पढ़ा या आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, चीज़ें क्लिक नहीं कर रही हैं आपको, जब पेपर में क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से यू नॉट एबल टू डू इट, अगर ऐसी सिचुएशन है बच्चों आपके साथ तो आप हमारे साथ जो है कुछ सेशंस कर सकते हो, जो लाइव सेशंस कर सकते हैं। लाइक अगर आपको बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग वो सेशंस किए जाएंगे, आपको कितना आता, कौन सी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम है, तो उस तरीके का हम लोग जल्दी ही बच्चों लॉन्च करने वाले हैं एंड आई होप कि ये प्रोडक्ट आप लाइक करेंगे एंड इट विल बी लाइक 1-to-1 टाइप ऑफ अ थिंग। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर पसंद करने वाले हैं ऐसी चीज़ को, हम जल्दी बच्चों आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर बेस थ्योरम की। ठीक है, कौन से थ्योरम की? बेस थ्योरम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, दुनिया काफ़ी डरती है, आप इससे डरोगे नहीं। ये जो है मेरा आपसे जो है क्या बोलेंगे इसको, कमिटमेंट, कि आपने अगर सारी बातें सुन ली ना तो आपको बस यही बेस थ्योरम होता है, इसी से लोग डरते हैं। कुछ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी। बस आपको एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर कुछ देखने होंगे और उसके बाद आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे बच्चों बेस थ्योरम के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है। अब आपने कहा था वो सारी बातें बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वाली सारी बातें यहाँ पे सत्य हैं, जो वहाँ था वो यहाँ पर भी है कि ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, और ऐसे करते 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 बच्चों दिस इज़ En। ठीक है, दिस इज़ En। और यहाँ पे आप देखिए कि एक A था, तो आपको पता है कि ये A जो इवेंट था ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे और एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे। E1 से लेकर En तक की बात की जाए तो हम लोगों ने बोला था कि जो PA है बच्चों, आपको याद ही होगा कि PA किस तरीके से हम लोगों ने लिखा था, I = 1 to N। पहले तो PEI होता है और उसके बाद जब EI हो जाता है उसके बाद A के होने की क्या संभावना है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के सबके लिए 1 से लेकर N तक जो भी आता है वो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है A की। काफ़ी अच्छे से ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन फिर ये क्या बोलते हैं कि अच्छा A हो चुका है, दे आर टेलिंग कि अच्छा A हो चुका है, अब किस इवेंट के होने की वजह से A हुआ है। ठीक है, यानी कि अब आपको ये बताना होता है कि A तो हो चुका है, अब इस E3 के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप ऑब्वियसली PA करेंगे बच्चों और PE3 इंटरसेक्शन A करेंगे, क्योंकि ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको PA निकालना आना चाहिए बच्चों, जो कि आपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में सीख लिया है। अब A होने के बाद E3 के होने की क्या संभावना है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज इनवर्स प्रोबेबिलिटी। क्यों इनवर्स? इसलिए कि पहले हम लोग बोल रहे थे कि E3 हुआ तो A के होने की क्या संभावना है। अब A हो चुका है तो ये E3 की वजह से हुआ होगा, उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर से मैं बताऊं, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट बहुत आसान है, मैं बोलूँगा। फिर से मेरी बात को सुनेंगे तो आप जो है थोड़ा सा लैंग्वेज में फंस सकते हैं, पर देखिएगा धीरे धीरे आपको ये फील आएगा कि जो कहना चाह रहे। इसलिए मैं अपनी बातों को भी थोड़ा घुमा रहा हूँ कि पहले थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट कर करके अपनी बातें बोल रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो PA कैसे होता था, ये सोचिए, PA कैसे होता था, कैसे समझाया गया था टोटल प्रोबेबिलिटी थी। हम कहते थे अगर E1 हो चुका है तो A की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर E2 हो चुका है तो A की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर E3 हो चुका है तो A की क्या प्रोबेबिलिटी। ऐसा करते करते अगर En हो चुका है तो A की क्या प्रोबेबिलिटी, तो A की होने की क्या संभावना है। इन्हीं सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का सम। E1 हो गया तो A की क्या संभावना, E2 हुआ तो A की क्या संभावना, E3 हुआ तो A की क्या संभावना, En हुआ तो A की क्या संभावना। इन सब का जब हम एडिशन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी A आती है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि PA कैसे आता है।
अब नेक्स्ट आप देखिएगा, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त अब बात आपको बताई जाएगी बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है बस आपको, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ। अब हम कह रहे हैं अच्छा ठीक है ए हुआ, वो कई कारण थे कि E1 होने की वजह से हो सकता है ए हुआ हो, E2 होने की वजह से हो सकता है ए हुआ हो। अभी कह रहे हैं अच्छा मान लिया कि ए हो चुका है, बताओ कि E3 के कारण ए हुआ था। अब यहाँ पहले कहेंगे ओके ए हो चुका है, अब यहाँ बोलेंगे ए हो चुका है तो बताओ E3 की वजह से हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे सवाल बच्चों बेस थ्योरम के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस थ्योरम के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इस बात को समझने के लिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और हर लैंग्वेज बच्चों आपके लिए यहाँ पे लिखेंगे और आपको समझाएंगे भी कि उनका क्या मीनिंग है। तो 5 ब्रिलियंट बच्चों स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास है उसमें 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है। कई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं बच्चों, ब्रिलियंट इन द टर्म्स कि उन्होंने थोड़ा अच्छी पढ़ाई होगी, सब लोग एक ही जैसे होते हैं। मैंने आपको कई बार समझाया है, आप कम पढ़े हो दूसरा ज़्यादा पढ़ा है, या आप ज़्यादा पढ़े हो दूसरा कम पढ़ा है, बस उसी के बेसिस पे ब्रिलियंट वगैरह डिसाइड हो जाते हैं। तो 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और क्लास बच्चों 11th की है। आप तो 12th में तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्लास 11th की है, ओके टेंशन लेना है बच्चों। अब 8 ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं बच्चों फ्रॉम क्लास 11th के बाद 12th में, भैया 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट क्लास 11th में, लेकिन समय ने कुछ बच्चों को सिखा दिया और वो 12th आते आते वो भी ब्रिलियंट की कैटेगरी में पहुंच गए। तो वही क्लास 11th इस समय जो है उसमें 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट और क्लास 12th में इस समय 8 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं बच्चों, क्लियर है। अब हर बैच में यानी कि टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो इसमें 50 स्टूडेंट्स इस बैच में भी हैं बच्चों, ये एक अलग बैच है, इसके अंदर भी 50 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर भी 50 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर भी 50 स्टूडेंट्स हैं। द ऑड्स इन फेवर ऑफ चूजिंग क्लास 11th, ऑड्स इन फेवर ऑफ चूजिंग क्लास 11th, choosing class 11th, odds in favor of choosing class 11th are 2:3. Odds in favor of choosing class 11th are 2:3. ठीक है, क्लास 11th का बच्चा चूज किया जाएगा, उसका जो है ऑड्स इन फेवर है 2:3। ठीक है, अगर क्लास 11th नहीं चूज किया गया तो क्लास 12th का बच्चा चूज किया जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों एग्जॉस्टिव हैं। सो क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट सिलेक्शन इज एग्जॉस्टिव, स्टूडेंट सिलेक्शन इज एग्जॉस्टिव। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन मैं क्वेश्चन के लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब देखिएगा, तो अभी तक समझ में आ गया कि कहानी ये कि क्लास 11 में 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स और क्लास 12 में 8 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। और odds in favor of choosing for class 11th students are 2:3 and this 11वें से नहीं चुना जाएगा तो 12वें से चुना जाएगा, 12वें से नहीं चुना जाएगा अगर कोई तो 11वें से, मतलब इन्हीं दोनों से चुने जा रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। अब इफ अ स्टूडेंट इज, अब यहाँ पे लैंग्वेज समझना है, इफ से शुरुआत हो रही बच्चों, इफ अ स्टूडेंट इज चूजन फ्रॉम सेलेक्टेड क्लास, चूजन फ्रॉम सेलेक्टेड क्लास एंड फाउंड टू बी ब्रिलियंट। अब ब्रिलियंट हो चुका है बच्चों, सिलेक्शन ब्रिलियंट स्टूडेंट का हो चुका है, एंड फाउंड टू बी ब्रिलियंट, फाइंड प्रोबेबिलिटी, अभी बोलेंगे भाई कि इस क्लास का है, हाँ, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट he slash she is from class 12th। अब समझे भाई, कहानी समझ गई होगी। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता तो वहाँ पे ये बोला जाता कि ब्रिलियंट स्टूडेंट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बताएं, पीबी होता वो। ठीक है, तो हम बोलते हैं भाई पहले क्लास 11th को सेलेक्ट किया जाए और फिर 11th जब हो जाए सेलेक्ट तो ब्रिलियंट को सेलेक्ट किया जाए उसमें से। फिर हम कहते हैं ऐसी ही पॉसिबिलिटी है कि पहले आप 12th के बच्चे को सेलेक्ट करें और फिर जब एक बार 12th सेलेक्ट हो जाए तो ब्रिलियंट को सेलेक्ट कर लें। आई होप दिस शुड बी क्वाइट क्लियर एंड दिस शुड बी क्वाइट ईजी टू यू।
ठीक है। अब 11वीं का स्टूडेंट है बच्चों, 11वीं का स्टूडेंट है, एक बच्चे को आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो ब्रिलियंट कितने बच्चे हैं बच्चों, तो वहां तक पहुंचने से पहले आपको एक काम यहाँ पे करना होगा कि 11वें के बच्चे को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फेवर तो 2 हैं बच्चों, टोटल 5 हैं, तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। अच्छा, अब 11वें में से ब्रिलियंट के सेलेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, 5/50। टेल मी वेदर इट इज डिफिकल्ट, दिस इज 5/50 गाइस, ठीक है। अब सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इफ इट इज नॉट फ्रॉम 11th एंड बोथ दीज सिलेक्शन आर एग्जॉस्टिव, तो ये आपका 3/5 होगा। और आप 12वें के स्टूडेंट हो, आप 12वें के स्टूडेंट हो, आप 12वें के स्टूडेंट हो बच्चों, 12वें के स्टूडेंट हो, तो अब आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप 12वें के स्टूडेंट हो तो किस तरीके से आप उसमें से ब्रिलियंट स्टूडेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, 8/50 से। तो ये आपका ब्रिलियंट स्टूडेंट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाती है। लेकिन इन्होंने कहा कि मान लिया भाई ब्रिलियंट स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुका है, तो 8 दूनी 24, 10 34 बटे 250, तो ये भी लिख लेता हूँ पहले मैं, 17/125। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस गाइज, वेरी नाइस, ठीक है, यहाँ तक हो गया कमाल। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या कह रहे हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही शी इज, अब ब्रिलियंट स्टूडेंट मिल गया है, अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी वो 12वां वाला स्टूडेंट है, तो यानी बेसिकली आपको 12/b लिखना है। तो भाई 12/b बहुत इजी है, यानी कि ये वाला पार्ट है 12 से सेलेक्ट होने की, तो टोटल में अब आप ये 12th वाले का पार्ट लिखेंगे। भाई यही फेवरेबल है, 2 चीज़ें, ये फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल है, टोटल है। ऐसे समझोगे तो यू विल फाइंड इट कि ये तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ही चल रही है। और नीचे आपको टोटल लिखना है, दैट इज 17/125 बच्चों। तो ऊपर कितना है, ऊपर है 24, यानी कि 12/125, और यहाँ पे 17, तो 12/17 है इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो इजी था, बोलिए, ये बेस थ्योरम का बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। अब बताइए इसमें क्या मुश्किल है, क्यों किसी को टफ लगेगा। अब ये तभी टफ लगेगा जब आप जो है बहुत तगड़ी गलती करते हुए आ रहे हैं कि आप तो पहले कंडीशनल नहीं समझ रहे हैं, फिर आप टोटल प्रोबेबिलिटी समझने से बिल्कुल फुली जो है मना ही कर दे रहे हैं कि हम नहीं समझेंगे, और फिर कैसे बेस थ्योरम आप समझ पाओगे। अब आप डायरेक्ट आओगे बेस थ्योरम समझने और आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नहीं आता, आप कहोगे सर को पढ़ाना नहीं आता। ऐसे भी महान बच्चे, भाई ठीक है हमें नहीं पढ़ाना आता, तुमको पढ़ना आता है, तुम डायरेक्ट कहीं पे भी समझ लो जाके बेस थ्योरम, है ना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करें बच्चों। 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स, 2 कंसेक्यूटिव letters are selected randomly from given words, कुछ given words हैं उसमें से 2 consecutive letters selected है, 2 given words, एक है लंदन, दूसरा है किफ्टन, तीसरा है वॉशिंगटन। If ON letters are selected, find probability that it is from सिफ्टम। अब देखो ये जो ON है, ये जो ON है कई जगह से आ सकता है, लेकिन ये किफ्टन से आया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यानी कि क्या है कि एक तो है ON के आने की संभावना, तो वो लंदन से भी आ सकता है, तो मैं उसे PL बोल सकता हूं, इनटू फिर एक बार लंदन आ गया तो फिर ऑन आए, ठीक है।
इसी तरीके से किफ्टन आए किफ्टन और फिर किफ्टन आ जाए तो ऑन आए। सोचिए कितना आसान है, इतना इजी है इनको समझना कि वॉशिंगटन आए और फिर उसमें से ऑन आ जाए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। लेकिन इट हैज़ टू कम फ्रॉम किफ्टन, सो व्हाट डू यू वांट टू फाइंड गाइस? पीसी बाय ऑन, पीसी बाय ऑन, this is what is required. So this entire thing needs to be in denominator, और क्योंकि ये किफ्टन से आया है इसलिए आप पी सी इंटू पी ओ एन डिवाइडेड बाई सी यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए भाई पी ओ एन निकाल लोगे अब आप। तो दो कंसेक्यूटिव लेटर्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, तो कितने आप कंसेक्यूटिव लेटर्स उठा सकते हो? 1 2 3 4 5। तो जैसे 6 हैं तो 5, 6 हैं तो 5, उस 5 में 2 ओएन हैं तो इसलिए यहाँ पे 2/5 होगा। अब क्लिफ्टन, अब लंदन सेलेक्ट होगा किफ्टन की, वो तो 1/3 की प्रोबेबिलिटी भाई। ठीक है, किफ्टन के भी 1/3 है और वॉशिंगटन की भी। अरे ये डिनोमिनेटर लिख रहे थे हम लोग, पी ओ एन। ठीक है, तो देखिए 1/3 1/3 1/3 1/3। ठीक है, ऐसे। अब एक बार लंदन अगर सेलेक्ट हो चुका है तो उसमें जो है ऑन सेलेक्ट होने की कितनी संभावना है? तो 2/5। इसमें कितने बनेंगे? इसमें भी आप देखिए 3 4 5 6, तो नीचे 5 लेकिन एक ही। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 बनेंगे। 9 में केवल एक टी ओ एन, बोलो 9 में केवल एक, यस 9 में केवल एक। लेकिन ये आया कहाँ से है बच्चों, मेरे दोस्तों? कहाँ से आया है? ये किफ्टन से आया। किफ्टन वाले 1/3 इंटू 1/5 नीचे लिखा हुआ है, उसी को ऊपर लिखना है। तो 15 सभी जगह उड़ जाएंगे भाई, ऊपर 1, नीचे 2 + 1 + 3 + 1 4, तो 1/4 इज योर आंसर। अच्छा नहीं, गलत है, ये 15 बराबर थोड़ी नहीं, ये 27 भी है। ओह माय गॉड। हाँ, तो अभी आपको एलसीएम भी लेना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे 9 × 3 है, तो थोड़ा सा आप एलसीएम लीजिए। तो कितना आएगा भाई? ऊपर तो आ गया 1/15, नीचे 2/15, फिर 3/15 और फिर 1/27। तो एक काम करते हैं, पहले 3 3 जितना कट जाए काट दो भैया। 5 दोस्तों, और 3 से काटा 9 दोस्तों। अब इधर आ जाओ, तो 1/5 अपॉन 2/5 प्लस 3/5 प्लस 1/9। तो 5/5 इज 1 प्लस 1/9, 1/5 प्लस 1 प्लस 1/9, तो 9 + 1 10/9, तो 1/5 10/9, तो 9/कितना हो गया? 9/50। देख लेना भाई, सही किया गया, एलसीएम सही लिया। एक 1/15 2 3/15 1/3। अरे तो 1/3 है, कैसे लिख दिया? तो 1/3 ऐसे काट देते हैं यहाँ पर। ओह माय गॉड, तो 3/5 था ये, 3/5 था, क्या लिख दिया? कुछ तो कैलकुलेशन में बहुत ही भयानक प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो ये 1/5 है बच्चों, नीचे 3/5 है, और प्लस देखिएगा, प्लस 3/5 प्लस 1/9। ठीक है, तो ये 1/5 प्लस 27 प्लस 5/9 45, ये 45/5 और 32। ओके, 9/32।
तो दैट इज योर आंसर। तो 9/32 इज योर आंसर। ठीक है, तो समझ में आ ही रहा होगा कि हो कैसे रहे हैं क्वेश्चंस, बेस थ्योरम वाले, कोई खास बात नहीं है। तो एक अर्न है बच्चों, एक अर्न है, उसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 4 रेड हैं उसके अंदर बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली एंड इट्स कलर इज नोटेड। तो यू टेक वन बॉल फ्रॉम हियर, वन बॉल फ्रॉम हियर, नोट कलर। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन, बाद में आप बुक वगैरह से करोगे क्वेश्चन। तो अर्न कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक हैं, ठीक है, 4 रेड एंड 5 ब्लैक। अ बॉल इज ड्रॉन, वी डोंट नो कौन सी बॉल इज ड्रॉन रैंडमली एंड इट्स कलर इज नोटेड बच्चों, वन बॉल नोट कलर, ठीक है। देन इट इज रिटर्न टू द अर्न। अच्छा, अब देखिए वो जो आया ना उसको रिटर्न भी करना है, बस कलर देखा है और रिटर्न करना है बच्चों। देन now two additional balls of drawn ball color are put in when and then a ball is drawn randomly। जैसे मतलब कि रेड बॉल आई है तो आप रेड को तो वापस से रखो, लेकिन 2 और रेड रख दो, यानी कि रेड चेक हुई तो फिर सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, रेड अगर चेक हुई तो अब 6 रेड और 5 ब्लैक हो जाएंगे अन में। और अगर कहीं ब्लैक चेक हुई, ब्लैक को आपने चेकिंग कर ली बच्चों, खेल लिया, तो आप यहाँ देखिएगा यहाँ कि आपके पास अब 4 रेड और 7 ब्लैक होंगे। ये सिचुएशन होगी। रेड को चेक किया तो 6 रेड और 5 ब्लैक होंगी, लेकिन अगर आपने ब्लैक को चेक किया तो 4 रेड और 7 ब्लैक होंगी। ये यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। अब कह रहे कि इफ सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड, अब सेकेंड वाली रेड है, सेकेंड रेड है, then find the probability that first time black ball was drawn, first time black ball was drawn। अब देखो, अब रेड निकाली कैसे जा सकती है, अब बहुत ध्यान से देखना है इसको, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे आपको समझाया गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कि ये सेकेंड टाइम पे रेड आ कैसे सकती है, पी रेड, तो P सेकेंड रेड, R2 बोलूँगा मैं इसको, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सेकेंड में रेड आए तो ये ऐसे हो सकता है कि पहले रेड 1 आ जाए और फिर जब एक बार रेड 1 आई है तो फिर रेड 2 आ जाए। भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? प्लस एक ये पॉसिबिलिटी पहली बार ब्लैक आ जाए और जब ब्लैक आ चुकी दोस्तों, जब ब्लैक आ चुकी है फिर आपकी रेड 2 आ जाए। भाई ये 2 तरीके हैं रेड आने के, लेकिन इनका क्या कहना है कि ब्लैक आना चाहिए पहले, यानी कि ये चीज़ ऊपर रहनी चाहिए। तो जब ये कहना चाहते कि भाई ब्लैक आनी है प्रोवाइडेड रेड एट 2 हैज़ ऑलरेडी कम, सो दैट कैन बी डन लाइक दिस कि PB1 इंटू बोलो PB1 इंटू PR2 बाई B1 और अपॉन टोटल में PR2 कर लोगे आप। चलिए भैया, तो रेड 1 आए इसकी 4/9 है। अब शुरू हो गया है कमाल। सो रेड 1 आए दैट इज 4/9, क्योंकि 4 रेड और 5 ब्लैक है। लेकिन रेड 2 आए, जब रेड 1 आ चुकी हो तो रेड 1 पहले में आई तो आपने 2 रेड और रख दिए, तो 6/11। तो नेक्स्ट इज 6/11, बोल दो भाई। अब अगली बार बच्चों, अगली बार कि ब्लू आए, तो ब्लू कितने थे 5, तो 5/9। लेकिन अब जब आ चुकी है पहली बार ब्लैक और फिर रेड आए, तो अब ये सिचुएशन में हम लोग तो 4/11,
तो दिस इज 4/11। बोलो भाई, अब इसमें से तुमको कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, तो इसको आप ऊपर पुट करें कि पहली बार में ब्लैक आया और दूसरी बार में रेड 2, तो ऊपर है 5/9 इंटू 4/11 दोस्तों। अब नीचे इस बार सेम है तो काटाकाटी हो सकती है 5/9 इंटू 4/11 गाइस। तो ये 9 11 उड़ा दो, ऊपर 20 प्लस 24, दिस इज 20/44 is 4 5 24 11, so 5/11 is your answer. So I hope this is quite interesting to do Bayes theorem questions. You must be finding them quite easy. Bag A contains बच्चों, bag A contains कितने white, 5 white and 7 red balls. Very nice. And bag B भी है आपके पास, and it also contains some ball which is given as कि 2 white and 10 red. जबरदस्त, ठीक है। One ball is transferred from bag A to bag B. यहाँ लिख लेते हैं A है, 5 थे वाइट और 7 थे रेड, और ये अपने का 2 वाइट हैं और 10 हैं रेड, इसका नाम है बी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 10 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड, 1 बॉल इज, आप लिख सकते हो क्वेश्चन, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए टू बैग बी, ठीक है। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो वाइट जाए, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं कि या तो वाइट डालिए और या तो आर। तो अगर आपने वाइट डाला तो 3 वाइट 10 रेड हो जाएंगे फाइनली, या फिर 2 वाइट और 11 रेड हो जाएंगे अगर आपने रेड डाला, ठीक है। यही 2 पॉसिबिलिटी, यही 2 पॉसिबिलिटी। वाइट डाल, ठीक। ये ए है, ये बी है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, अब बी से बॉल निकालना है, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज वाइट गिवन ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी गिवन रेड बॉल वाज ट्रांसफर्ड, वाइट की प्रोबेबिलिटी गिवन रेड बॉल वाज ट्रांसफर्ड। तो मैं बताऊं, अब 2 तरीके से हुआ है तो डिनोमिनेटर में होंगे, एंड दैट इज 2 तरीके से बात हो रही है। कौन सी, कि रेड बॉल निकाली गई है, अब जो निकाली है वो टोटल में हो। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज वाइट गिवन दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। तो ड्रॉन बॉल इज रेड, दैट इज उसका आपको टोटल निकालना है कि ड्रॉन बॉल इज रेड, ड्रॉन आखिरी में रेड है। तो आपने वाइट को ट्रांसफर करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 5/12 है। बोलो, वाइट को ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी 5/12 है भाई, 5 इसमें 5 थी, ठीक है। और रेड को ट्रांसफर कि आपके हाथ में रेड आएगी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 7/12, ठीक है। तो या तो आप वाइट को कर सकते हैं या तो फिर आप रेड को डाल सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। अब रेड निकलनी है, कुछ भी सिचुएशन हो, अब रेड निकलनी है। तो पहले आपने 5/12 यानी कि वाइट और ये रेड, ठीक है। अब वाइट डाल दिया तो रेड की क्या है,
तो 10/13, 10/13 बोल दो। ठीक है, ये रेड निकाला उन्होंने, रेड डालने के बाद रेड निकाला तो 11/13, 11/13। अब वो कह रहे कि पहले वाइट डाली गई, तो ये वाला पोर्शन ऊपर होगा, वाइट गिवन रेड, तो 5/12 इंटू 10/13 अपॉन 5/12 इंटू 10/13 प्लस 7/12 इंटू 11/13। ठीक है, तो काटम कूटी कर सकते हो आप। 50 ऊपर आ रहा है, 50 प्लस 77 आ रहा है, 77, तो 50 इधर, 27 अलग, तो 50/127 आ गया। आगे भैया, नेक्स्ट है, इन अ सरप्राइज टेस्ट, इन अ सरप्राइज टेस्ट, इन अ सरप्राइज टेस्ट स्टूडेंट आइदर गेसेस, गेस मार रहे हो, आइदर गेसेस और कॉपीज, कॉपीज और नोज द आंसर। भैया 3 प्रोबेबिलिटी है, 3 के चांसेस हैं यहाँ पर, और नोज द आंसर, और नोज द आंसर। तो 3 बातें हैं, स्टूडेंट या तो गैस मार सकता है, या तो कॉपी कर सकता है, या तो उसको आता है, और क्या कर सकता है स्टूडेंट। ठीक है, और नोज द आंसर क्वेश्चन कैसा है, MCQ है, विद 4 चॉइसेस। ओके, 4 ही चॉइस हैं, सिंगल करेक्ट है, मतलब एक ही करेक्ट हो सकता है, सिंगल करेक्ट। ओके, तुक्का कैसे मारे वाला है, ठीक है, सिंगल करेक्ट। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस, गैस मारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ही मेक्स अ गेस इज 1/3 एंड कॉपीज, एंड कॉपीज इज 1/6। probability that answer, probability that answer is correct, probability that answer is correct given that he copied is 1/8. Find probability that he knows the answer, that he knows the answer to the question, that he knows the answer to the given that he correctly answered it, he correctly answered it। तो देखो भैया, एक सरप्राइज टेस्ट है, स्टूडेंट या तो गैस कर सकता है या तो कॉपी कर सकता है। तो सबसे पहले गैस करने की संभावना उन्होंने दी है 1/3, कॉपी करने की संभावना दी है 1/6, तो ही नोज द आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 - 1/3 - 1/6, तो 2/3/6, तो हाफ। ठीक है, नोज तक समझ में आ गया भाई। अभी करेक्टली आंसर्ड बच्चों, ही करेक्टली आंसर्ड, तो अगर उसने गैस किया तो 1/3, वो गैस करके सही आंसर आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। समझ गए भाई, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट हुआ है। अब सुनना, गैस किया, कॉपी है, सी वाला कॉपी है, कॉपी 1/6। अब कॉपी होने के बाद उसके करेक्ट होने की संभावना 1/8 दिया गया क्वेश्चन में।
ही नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, पर नोज है तो सही होगा, ठीक। अब गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट और ही वॉज नोइंग, तो ये वाले पोर्शन को ऊपर, तो पी नोज अपॉन सी ए। अब कर लोगे भैया, हाफ ऊपर और नीचे सब नाटक 1/12, 1/48 प्लस 1/2 कर लोगे। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो बढ़िया, तो अब आप खुद ही समझ गए होगे कि कितना आसान हो गया ये ए पार्ट था, ठीक है। इफ गिवन आंसर, if given answer have more than one choice, as an answer, then solve it, ठीक है। तो देखिए भाई, अब MCQ में को करेक्ट मतलब टोटल तरीके कितने हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। 4 में से 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, 4 में से 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, 4 में से 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और 4 में 4 हो, तो इतनी पॉसिबिलिटी भाई। 4 फिर 4 × 3/2 × 1 6, फिर 4 फिर 1, तो इतने हैं। 4 6 10 14 1 15 ऑप्शन है भाई। तो अब P करेक्ट हो तो अगर गैस मारा भाई, गैस 1/3 था, तो अब इन 15 में से एक ही चॉइस है भाई करेक्ट होने की, तो 1/15। और कॉपिया मारा तो 1 को 8 है ना, और नोवा तो 1/2 एंड 1/2। अब फिर इन नोज एंड करेक्टली आंसर्ड भाई, करेक्टली आंसर्ड, तो नोज एंड करेक्टली आंसर्ड, तो नोज वाला तो 1/2 × 1, और नीचे किसको रखेंगे बोलोगे, नीचे किसको रखोगे, पूरे को। अब देख लो मतलब कितने मजाकिया हो गया क्वेश्चन, है ना। ये है भैया बेस थ्योरम। अब पता नहीं दुनिया काहे डर रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आशु का गार्डनर लोग बता रहे हैं इज नॉट रिलायबल पर्सन, ठीक। probability that he forgets to water rose plant is 2/3. Asu ka gardener is not reliable person. Probability that he forgets to water rose plant is 2/3. Rose plants are in questionable state. मतलब अब वो जिंदा रहेंगे पेड़ कि नहीं रहेंगे वो क्वेश्चनेबल हो गया। वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, ठीक है। इफ दे आर watered, probability of its withering is, निपटने की संभावना, वाटर करने के बाद भी निपटने की संभावना आधी हो गई। इफ नॉट वाटर्ड प्रॉपरली, और कहीं पानी नहीं डाला तो फिर तो और भी संभावना होनी चाहिए ना। इफ नॉट वाटर्ड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विदरिंग इज, बोलो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, 3/4, ठीक है, होना चाहिए।
तो आंसू वेंट आउट, आंसू वेंट आउट टू मामा's place, mama place. On return, ठीक है, he find that rose plant has withered. हो गया भैया, पहले तो withered होने की हम लोग संभावना पता करेंगे, ठीक है, हो गया withered, हो गए। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पानी नहीं डाला गया था। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वाटर was not given to plants, not given to plants। बताइए भैया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि विदर्ड होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए भाई, अगर आपने पानी नहीं दिया तो 2/3 और आपने दिया 1/3, बहुत शानदार। प्लांट्स आर इन, इफ दे आर वाटर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स विदरिंग इज हाफ, और इफ नॉट वाटर्ड तब 3/4। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वाटर नॉट गिवन, ठीक है। तो किसमें वाटर नहीं दिया गया था, ये वाला वाटर बार अपॉन विदरिंग, ठीक है, वाटर नहीं दिया गया। तो ये वाला केस है 2/3 इंटू 3/4 अपॉन 2/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2, 3 1/2। सो दैट इज 1/2, 1/2 अपॉन 2 3, 1/2 प्लस 1/6 कर लोगे अब। तो 3/6, 4/6 और 3/4, आंसर इज 3/4। तो समझ में आया कुछ कि इजी था, ठीक है, इजी था। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं झूठ सत्य बोलने के, उस टाइप के क्वेश्चंस को टेस्टिमनी प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसे ही होते हैं ये बेस थ्योरम के क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, टेस्टिमनी प्रॉब्लम्स कर लें हम लोग, ठीक है। और फिर कल की क्लास में हम लोग एक्सपेक्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेशंस। इस पे भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रहे हैं, एडवांस में तो नहीं आएंगे, जेईई मेंस में आएंगे, ठीक है। तो टेस्टिमनी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि कुछ लोग सत्य बोलते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट कब कर रहे हैं, कब दोनों सत्य बोल रहे हैं, इस बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मज़ा आएगा, सुनिए। सिद्धांत जो है, सिद्धांत नाम है, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, नाम सिद्धांत है। स्पीक्स, अभी सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिद्धांत स्पीक्स ट्रुथ 3 out of 4 टाइम्स। भाई साहब, तो 25% झूठा है सिद्धांत। एंड हर्ष तो खुश रहने वाला बच्चा है, एंड हर्ष, चलो हर्ष खुश रहता है, 5 out of 6 टाइम्स ही सही बोलता है, तो कम थोड़ा झूठ बोलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability that both contradicts each other, both contradict each other when stating the same fact। एक ही फैक्ट को दोनों बोल रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर। तो ये कब हो सकता है बच्चों, व्हेन दिस कैन हैपन, कि ट्रुथ बोले सिद्धांत
और हर्ष बोले जो है लाई, ट्रुथ लाई। उल्टा हो सकता भैया, लाई बोले सिद्धांत और ट्रुथ बोले हर्ष। यही दो केस हो सकते हैं, यही हो सकते हैं भाई। ये दोनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन जो होगा वो आंसर होगा, आंसर। तो ट्रुथ बोले सिद्धांत तो लाई बोले क्या नाम है हर्ष, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो दोनों का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी होना है, ये भी होना है। प्लस तो मैंने बताया कि ट्रुथ सिद्धांत और लाई ये दोनों केस। तो चलो यस, तो सिद्धांत सत्य कब बोलता है? 3/4 टाइम्स। और ये कितने बार गलत बोलता है? 1/6। प्लस लाई बोले सिद्धांत तो 1/4 और वो बोले सत्य तो 5/6। तो 5 + 8/4 × 6 तो 2 तो 1/3। तो 33.3% प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर। ठीक है, तो टेस्टिमनी प्रॉब्लम समझ में आया क्या? ठीक है, तो एक और करते हैं भाई। अंकिता स्पीक्स ट्रुथ 3 out of 4 times, 3 out of 4 times, and Nitin speaks truth, and Nitin speaks truth 7 times, speaks truth 7 times out of 10. They both assert that ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। They both assert that a white ball has been drawn. They both assert that the white ball has been drawn from a bag containing 6 balls, different color, containing 6 balls of different color. Find probability truth of the assertion. एजर्शन मतलब होता है एग्री करना। चलो ये करो क्वेश्चन, ठीक है। तो अंकिता ने सत्य बोला है 4 बार में से 3 बार। नितिन का जो बोलने का सिलसिला है वो 7 out of 10 है। दे बोथ एजर्ट कि वाइट बॉल निकाली गई है और 6 बॉल डिफरेंट कलर्स की हैं। तो इन कि दोनों एग्री कर रहे हैं, इस बात की क्या संभावना है? तो अंकिता ट्रुथ बोले तो ए से लिखेंगे हम लोग, तो दैट इज़ 3/4। अंकिता ट्रुथ ना बोले तो ए बार लिखेंगे हम लोग, दैट इज़ 1/4। ठीक है भैया। दूसरा लड़का कौन था? नितिन आओ। नितिन सत्य बोले 7/10। नितिन झूठ बोले तो 3/10। ये हो गया भाई। अब देखो केस 1 है कि वाइट बॉल निकली है ना भाई। इन्होंने कहा कि भाई दोनों एग्री कर रहे हैं, हो सकता है दोनों सत्य बोल रहे हैं, वाइट बॉल निकली हो, वाइट बॉल ड्रॉ हुई और दोनों ने कहा कि वाइट बॉल निकली, वो अपने पन्ना है। तो पहले तो वाइट बॉल निकली भाई, तो इसी बात की प्रोबेबिलिटी 1/6। फिर ये निकल के आई और फिर इन्होंने कहा सत्य, तो 3/4। और नितिन ने भी कह दिया सत्य, तो 7/10।
पहले तो वाइट निकली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना। फिर देखा वाइट और अंकिता बोले सत्य कि वाइट है, पहले तो वाइट निकलनी चाहिए और फिर वाइट को देख के वाइट बोलने की 3/4 और उसी वाइट को देख रहा है नितिन और वो क्या बोल रहा है 7/10। तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो आपका केस 1 हो गया कि वाइट बॉल आई और दोनों ने सत्य बोला। केस 2, अब वाइट बॉल आ ही नहीं 5/6, लेकिन अंकिता झूठ बोलती है क्योंकि वाइट नहीं आई, वो कहती वाइट आई है तो 1/4। अच्छा, नितिन भी झूठ आज बोल दे रहा है, उसने भी कहा कि वाइट नहीं है। अभी आप समझिए, अभी अभी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने 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 सोचा हो गया क्वेश्चन का आंसर, बट आपने बात नहीं समझी। 5/6 प्रोबेबिलिटी कि वाइट नहीं आई, और ये झूठ बोलेंगे, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। वाइट तो नहीं आई है, मामला ये खत्म है, वाइट नहीं आई है। पिछली बार वाइट आ गई थी, फिर सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। लेकिन झूठ बोलने में भी बहुत बड़ी गेम है कि 5/6 से आपने बोल तो दिया भाई वाइट नहीं आई, अब झूठ बोलेंगे वो तो 1/4 से झूठ बोलेंगे, लेकिन कौन सा बोलेंगे झूठ? झूठ तो 5 झूठ है ना भाई, उन 5 झूठ में से वाइट वाला झूठ बोलना है तो फिर 1/5 प्रोबेबिलिटी। यही काम अगले बंदे का भी, नितिन का भी। भाई झूठ बोल सकता है कि रेड आई, ब्लू आई, ग्रीन आई, 9 कलर है ना भाई, कितने 6 बॉल है, तो वाइट ही झूठ बोले ना, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? झूठ तो कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन दोनों ने वाइट वाला झूठ बोला, इसलिए 1/5। तो अब इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। केस 1 एंड केस 2 ऐड करिए, आंसर आ जाएगा। दोनों ऐड करिए तो शायद 3/20 आ रहा है, देख लेना। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ ऑफ एजर्शन। तो ये 2 तरीके से वाइट आने का मतलब उन लोगों का एजर्ट करने का संभावना है। लेकिन ट्रूथ ऑफ एजर्शन मतलब होता है कि ट्रूथ वाला केस, सत्य वाला केस, गिवन एजर्शन कि दोनों माने लेकिन उसमें सत्य भी था। तो सत्य वाले तो ये थे, सत्य भगवान जी, ये वाले 3, ये 8, 80, 7/80 वाले लोग जो थे वो सत्य वाले थे, तो उनको ऊपर रखना आप 7/80 को। और नीचे टोटल वाले जो थे दैट इज़ 3/20, तो इसको 12/80 कर सकते हैं हम लोग, 12/80 तो 7/12। आई थिंक 3/20 इज़ वॉट 15/3, 4, हाँ सही तो है, 7/, देख लेना, अब मैंने कैलकुलेशन किया नहीं है, आप कर लीजिएगा। दिस इज़ वॉट कि ट्रुथ बोल के आंसर आया अपॉन टोटल। ठीक है बच्चों, तो कल हम लोग अब एक्सपेक्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेक्टेड काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों जेईई मेंस में, तो लेट्स मीट एंड डू दैट थिंग ऑल्सो। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे। तो आज काफ़ी चीज़ें आपने सीख ली हैं, जैसे बेस थ्योरम सीखा है, टोटल प्रोबेबिलिटी भी आपको अब अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं बच्चों। ठीक है, छोटी मोटी कुछ चीज़ें बची हैं, तो वी विल डू दैट। बाय बाय गाइस, प्रोबेबिलिटी भी अंतिम सांसें ले रही है।